नमस्कार। चलिए बच्चों, अब हम आज अपना अगला वीडियो हिमनद के कार्य, जो कि हम अपरदनकारी शक्तियां पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हिमनद के कार्य। इससे पहले मैं आपको नदी और पवन के कार्य वगैरह पढ़ा चुकी हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है हिमनद के कार्य। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हिमनद किसे कहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है नदी, नदी आपको पता है कि जो प्रवाहित जल है उसे हम क्या कहते हैं? नदी कहते हैं। इसी प्रकार हिमनद, यानी हिम मतलब बर्फ और नद माने नदी, यानी कि जो बर्फ की नदी है, जो बर्फ से जो मतलब जमा हुआ पानी है, जो पानी ने बर्फ का रूप धारण कर लिया, उसे हमने कहा हिमनद या हिमानी, या इंग्लिश में जिसे हम ग्लेशियर कहते हैं। ग्लेशियर आप में से बहुत से बच्चों ने सुना होगा, ठीक है। तो ये ग्लेशियर हैं, इनके क्या कार्य हैं, हिमनद के क्या कार्य हैं, आज हमको ये पढ़ना है। जैसे कि हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि जितनी भी अपरदनकारी शक्तियां होती हैं वो 3 प्रकार के कार्य करती हैं। एक है आपका अपरदन, परिवहन और निक्षेपण। ये हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं। इसमें मैं आपको शॉर्ट बेसिस पर थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जो हिमनद है वो भी 3 प्रकार के कार्य कर रहा है, वो है अपरदन, परिवहन और निक्षेपण। तो अपरदन के अंतर्गत यानी कि चट्टानों को काटना और छाटना, परिवहन यानी उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, और निक्षेपण का अर्थ है कि उसे किसी जगह पर जमा कर देना, ठीक है। ये इनके 3 कार्य हैं। इस कार्य के अंतर्गत जो है तरह तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अपरदन के अंतर्गत अलग स्थलाकृतियां बनती हैं, और परिवहन में तो क्योंकि गति हो रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा रहा है, तो उसमें कोई स्थलाकृति नहीं बनती। लेकिन निक्षेपण जहां पर इन जो अपरदित पदार्थ है इनका जमाव होगा, उसके द्वारा भी नई नई स्थलाकृतियां बनती हैं। तो उन स्थलाकृतियों के बारे में आज हमको पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हमारे लिए कुछ जानना जरूरी है, जो मैं आपको बताना चाहूंगी। हिमनद, मैंने आपको बताया कि हिमनद किसे कहते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि हिमनद पाए कहाँ जाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि हम किसी मैदानी क्षेत्र में खड़े हैं और वहां हिमानी की नदी बहने लगेगी या वहां हिमानी खिसकने लगेगी, ऐसा नहीं होगा। हिमनद कहाँ पाए जाते हैं, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी पढ़ाया है कि जब ये जो हमारी पृथ्वी है, ये ग्लोब है, ये समझ लीजिए एक पृथ्वी का काल्पनिक रूप ग्लोब है। इसके बीचों बीच में से एक रेखा गई है जिसे 0 डिग्री की रेखा या विषुवत रेखा, 0 डिग्री की अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। जब इस रेखा से हम उच्च अक्षांशों की तरफ उत्तर, ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण, उच्च अक्षांशों यानी इधर से जब हम इधर की ओर चलेंगे, ये 90 डिग्री है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का ध्रुव है, और ये नीचे साउथ में ये भी 90 डिग्री का ध्रुव है, ठीक है। यानी उच्च अक्षांशों की तरफ, चाहे जो हम इधर से ऊपर की ओर चले या नीचे की ओर, हमें उच्च अक्षांशों की तरफ पहुंचना है। नीचे की तरफ का मतलब ये नहीं है कि नीचे के अक्षांशों में आ रहे हैं, 2 भागों में बांटा। अगर ऊपर की तरफ, यहाँ से 0 से हम 20 पे आए, 30 पे आए, 40 पे आए, उसके बाद 90 पे आए, ये उच्च अक्षांशों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे हम उच्च अक्षांशों की तरफ बढ़ते हैं तो तापमान में कमी आती है। ये बात मैं आपको पिछले वीडियो में भी क्लियर कर चुकी हूँ, आप सब पिछले वीडियो में जाकर इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। तो जब हम उच्च अक्षांशों की तरफ चले तो तापमान में कमी आई, और बर्फ कहाँ पर जमेगी? बर्फ वहीं पर जमेगी जहां पर तापमान कम होगा, यानी सर्दी जहां पर ज्यादा होगी, ठीक है, जहां गर्मी का एहसास कम होगा, प्रकाश की कमी होगी, ऐसी जगह पर तापमान कम होगा। और जहां तापमान कम होगा वहीं पर जो है द्रव बर्फ में परिवर्तित होगा। तो ये ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं? ध्रुवों पर। नॉर्वे आपने नाम सुना होगा, वहां पर इस तरीके के ग्लेशियर पाए जाते हैं, हिमनद पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हिमनद हमें कहाँ मिलेंगे? उच्च अक्षांशों पर, यानी कि जब हम 0 डिग्री से धीरे धीरे ऊपर पहुंचेंगे, ध्रुवों तक आएंगे, ध्रुवों पर पूर्णतः बर्फ जमी होती है। तो ये जो कार्य हैं इसके हमें कहाँ पर अच्छे से देखने को मिल सकते हैं? ध्रुवों पर, यानी 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, दोनों में हम इन कार्यों को देख सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि विषुवत रेखा पर या मतलब इन अक्षांशों पर हमें ये चीजें नहीं दिखती हैं। ये ऊंचाई के क्षेत्रों में, मान लीजिए हम विषुवत रेखा पर खड़े हैं, तो विषुवत रेखा पर कोई ऊंचा पर्वत है, या क्या कहते हैं, हम अगर ऊपर कर्क रेखा या मकर रेखा की तरफ बढ़े, वहां कोई ऊंचाई पर पर्वत है जो का, जैसे हिमालय तो हमारा कर्क रेखा के समीप पड़ता है, तो वहां पे भी ये ग्लेशियर हमें दिखाई देते हैं। तो इतनी बात आपने समझ ली कि हिमनद पाए कहाँ जाएंगे? जहां पर तापमान कम होगा, वहां जहां पर बर्फ जमी रहेगी, उन स्थानों पर हमें हिमनद देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न आता है आपका हिमरेखा, ठीक है। हिमरेखा क्या होती है? देखिए, हिमरेखा किसे कहते हैं? कोई भी क्षेत्र, जैसे मान लीजिए आप कभी पहाड़ी क्षेत्र में गए होंगे
तो आप किसी मान लीजिए कहीं घूमने गए हैं तो वहां जाते ही थोड़ी ना आपको बर्फ एकदम दिखने लगेगी, कोई तो जगह होगी जहां से बर्फ की स्टार्टिंग हुई होगी कि अब यहाँ से बर्फ की हमें लेयर दिखनी शुरू हुई। तो वो जो पॉइंट या रेखा है जहां से हमें बर्फ दिखाई पड़ रही, मान लीजिए हम इस पहाड़ी क्षेत्र में यहाँ पर गए हैं, ठीक है, अब यहाँ तक तो हम समतल चले आए, यहाँ से हमें दिख रहा है कि बर्फ की चादर या बर्फ बिछी हुई है। तो ये जो रेखा है ये क्या कहलाती है? हिम रेखा। ठीक, ये जो रेखा है इसको हम कहते हैं हिम रेखा, जहां से हमें बर्फ की स्टार्टिंग दिखाई दी या बर्फ जमना शुरू हो जाती जिस पॉइंट से, उसको हम कहते हैं हिम रेखा। तो ये जो है हर जगह अलग अलग इसकी ऊंचाई होती है कि किस ऊंचाई से हिम रेखा हमको मिलेगी। अब सबसे पहले प्रश्न आता है ध्रुवों पर। ध्रुवों पर क्या होता है, जो हिम रेखा है वो समुद्र तल से ही स्टार्ट हो जाती है। इसका अर्थ आपने समझा, जब भी हम किसी स्थान की ऊंचाई को वर्णन करते हैं तो उसकी माप हम कहाँ से करते हैं? समुद्र तल से। कि समुद्र तल जो है, समुद्र तल से कोई स्थान कितनी ऊंचाई पर है, यानी सबसे नीचे हमने किसे माना? समुद्र तल को माना, उससे हम उस जगह की ऊंचाई की नाप करते हैं। तो जो ध्रुवों पर जो है हिम रेखा समुद्र तल से ही स्टार्ट हो जाती है, यानी कि ध्रुवों पर अगर यहाँ से आपका ये स्टार्ट हो रहा है ये जगह, तो आपको ध्रुवों पर बर्फ जो हिम रेखा है वो बर्फ आपको यहीं से स्टार्टिंग दिखाई देने लगेगी उसकी, यानी कहना चाहिए कि जो नीची धरातल है वहीं से पूरी बर्फ आपको चारों तरफ जमी हुई दिखाई देगी। तो ध्रुवों पर तो ये स्थिति रहती है। लेकिन विषुवत रेखा पर क्या होता है भाई? विषुवत रेखा पर तो गर्मी होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि वहां भी आपको जमीन से ही क्या होगा, हिमरेखा दिखने लगेगी या बर्फ दिखने लगेगी, ऐसा नहीं होगा। वो क्या होगा कि जब कोई मतलब विषुवत रेखा से कोई पर्वत ऐसे ऊंचाई पर है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप जब कर्क रेखा पर पहुंचते हैं तो कर्क रेखा के नजदीकी तो हिमालय पड़ता है। हिमालय हमारे भारत में है और भारत से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो हिमालय पर, जबकि माउंट एवरेस्ट हिमालय की चोटी सबसे ऊंची बर्फीली चोटी है, उस पर बर्फ जमा रहती है। तो कैसे, जब ऊंचाई पर बढ़ते हैं, मान लीजिए विषुवत रेखा से जब हम किसी ऊंचे पर्वत की ओर जाते हैं तो वहां पर जो है हमें बर्फ जमी हुई दिखती है। तो विषुवत रेखा पर हिमरेखा में कौन सी ऊंचाई पर मिलेगी? ये आपकी 5500 से 6000 मीटर की ऊंचाई से हिमरेखा प्रारंभ होगी, यानी कि यहाँ से जो है आपकी बर्फ की स्टार्टिंग हो जाएगी। इस ऊंचाई पर जब हम धरातल से इस ऊंचाई पर पहुंचेंगे तो हमें बर्फ मिलना प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, ऐसी हिमालय पर आपकी इसकी ऊंचाई कितनी है? 4200 मीटर। ठीक है, हिमालय पर हमें बर्फ कहाँ से स्टार्ट मिलेगी? वो मिलेगी आपकी 4200 मीटर पर। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि हिमरेखा किसे कहते हैं और हिमरेखा की ऊंचाई जो है किन किन स्थानों पर कितनी होती है। ध्रुवों पर क्यों मिलती है ये भी मैंने आपको बताया, क्योंकि ध्रुव है उच्च अक्षांश और उच्च अक्षांश पर तापमान होता है कम, इसलिए समुद्र तल से हमें, यानी कि जो मेन धरातल है वहां से, वहीं से हमें ध्रुवों पर बर्फ जमी हुई दिखाई देती है। इतनी चीज मुझे क्लियर करनी थी जो मैंने की। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि जो हमारा मुख्य टॉपिक है कि इसके कार्य से बनने वाली स्थलाकृतियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अपरदन के कार्य। जो अपरदन के कार्य हैं वो दो प्रकार से करती है। जो हिमनद है वो अपरदन के कार्य दो प्रकार से करती है। कौन कौन से आपकी? एक है अपघर्षण और उत्पाटन। ठीक, ये दो प्रकार के कार्य हिमानी जो है अपरदन के अंतर्गत करती है। इसमें होता क्या है? अपघर्षण का मतलब है किसी चीज से रगड़ रगड़ कर चलना। ठीक है, मान लीजिए बर्फ है, वो किसी चट्टान पर खिसक रही है, चल रही है, तो रगड़ती हुई उसको चले, उसको खरोचती हुई चले, तो वो होता है अपघर्षण। और उत्पाटन को इंग्लिश में कहते हैं प्लकिंग, यानी किसी चीज को उखाड़ देना। मान लीजिए ये पहाड़ बना हुआ है, बर्फ की बड़ी बड़ी शिलाएं, अब ऐसा तो है नहीं कि छोटी सी बर्फ आएगी वो सरकती हुई चली जाएगी, बहुत बड़ी बड़ी शिलाखंडों के रूप में बर्फ पिघलती है और नीचे की तरफ आती है। तो जब मान लीजिए इधर से कोई हिमनद आ रहा है और इस पर टकराया, तो क्या यहाँ पर कुछ मुलायम चट्टानें भी होंगी, तो उसको वो क्या कर देगा? वहां से हटा देगा, यानी तोड़ देगा, अपनी उस जगह से उसको तोड़कर अलग ले जाएगा। तो ये हो जाता है प्लकिंग। ठीक, इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को कहते हैं प्लकिंग या उत्पाटन। तो इस प्रकार दो प्रकार के जो है अपरदन के अंतर्गत कार्य होते हैं। तो अब अपरदन से बनने वाली स्थलाकृतियां कौन कौन सी हैं? देखिए, अपरदन से बनने वाली स्थलाकृतियां हैं आपकी यू आकार की घाटी, लतकती घाटी, सर्क, मेषशिला और हार्न या गिरिशंग, आरेत, नूनाटक, हिमसोपान आदि। और निक्षेपात्मक कार्य के अंतर्गत कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं? हिमोर, ड्रमलिन, केम और एक्सर।
ठीक, ये बनती हैं। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अपर्दन कार्य के अंतर्गत बनने वाली स्थलाकृतियां। ठीक है, तो सबसे पहली स्थलाकृति है आपकी यू आकार की घाटी। ठीक, अब एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि हिमानी जो है अपनी स्वयं की घाटी का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, वो कैसे चलती है? अब हिमानी कोई तरल रूप तो है नहीं, वो तो एक जमा हुआ जो द्रव है, पानी है, उसका जमा हुआ ठोस रूप है। ठीक है, तो वो क्या करती है, जो नदी ने जो पहले से घाटी निर्मित करी है उनमें होकर बहती है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। हिमानी अपनी जो है घाटियों का निर्माण नहीं करती, जो नदी घाटी बनाती है उसमें बहकर ये हिमानी चलती है और ये बहुत मोटी, बहुत बड़ी शिलाखंडों जैसी रूप में धारण की होती है। ठीक है, तो क्या करती है, देखिए जो नदी होती है वो वी आकार की घाटी का निर्माण करती है इस तरीके से। ठीक, ये मैंने आपको नदी पढ़ाई थी तब बताया था। नदी किस प्रकार से निर्माण करती है? वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। अब क्या होता है, इस वी आकार घाटी में जब ये हिमनद प्रभावित होता है, ठीक है, प्रभावित हुआ जब, तो ये हिमनद, अब ये तो भाई चौड़ा रूप होगा, पानी तो अगर जरा सी भी जगह मिलेगी तो वहां से निकल जाएगा, लेकिन हिमनद जो है वो क्या करेगा, उसे जरा सी जगह में तो जाएगा नहीं, क्योंकि वो ठोस रूप है, उसे तो अपनी जितना चौड़ा वो है उतनी ही जगह उसे चाहिए। अब मान लीजिए ऊपर से तो चौड़ी है, तो यहाँ से तो हिमनद इस तरीके से आया और यहाँ प्रभावित हो गया, लेकिन यहाँ जब ये नीचे पहुंचेगा तो ये जगह तो कम है, तो इसको वो क्या करेगा, यहाँ जो है वो अपर्दन का कार्य शुरू कर देगा। इस जगह पर ये अपने आप को जगह दिलाने के लिए ये अपर्दन का कार्य शुरू करेगा और यहाँ पर भी खिसकते खिसकते ये धीरे धीरे इन चीजों को अपर्दित करते हुए क्या करेगा, इस घाटी को यू आकार की घाटी में परिवर्तित कर देगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, बात समझ में आई। बी आकार की घाटी को ये हिमनद जो है यू आकार की घाटी में, यानी कि जो नीचे का क्षेत्र है इसे जो है चौड़ा कर देता है। ठीक है, ये ढाल जो है खड़े कर रहते हैं और इसको अपर्दन करके नीचे का जो क्षेत्र है इसको चौड़ा कर देता है और वी आकार को यू आकार में परिवर्तित कर देता है। तो जो घाटी निर्माण होती है उसे हम कहते हैं यू आकार की घाटी। इतनी बात क्लियर हुई। और ये अपर्दन होता कैसे है? देखिए, जो बर्फ है अब ऐसा तो है नहीं कि वो प्योर वाटर हमने फ्रिज में रख दिया, वो प्योर वाटर जम के बर्फ के रूप में तैयार हो गया। वो तो भाई पहाड़ों पर जम रही है, बड़े बड़े। अब बर्फ कोई हवा में तो लटकेगी नहीं, वो तो पहाड़ में, सिर्फ जमने के लिए भी कोई आधार चाहिए, धरातल चाहिए। तो पहाड़ों पर कंकड़ पत्थर, मोटे मोटे शिलाखंड, उनके ऊपर ही तो बर्फ जमती है। और जब जमती है और जमकर जब वो नीचे की ओर खिसकती है तो वो शिलाखंड, छोटे छोटे टुकड़े, जो कुछ उसमें जमा होता है वो भी उनके साथ बहता है। तो वो एक तरीके का एक खुरदरा स्पेस तैयार होता है, तो वो साथ चलते हैं। तो वो जो उसके साथ में जो ईंटें पत्थर है, इन सब का जो क्या करता है, अपघटित इन क्षेत्रों को अपर्दन करते हुए निकलते हैं। तभी तो ये सब घाटी वैसी होती है, चौड़ी होगी। अगर वो चिकना स्पेस लेकर चलेगी तो घाटी चौड़ी होगी नहीं, क्योंकि वो खुरदरा है, उसके साथ बहुत से पत्थर कंकड़ भी हैं। वो इन घाटियों का अपर्दन करते हुए इस बी आकार की घाटी को यू आकार की घाटी में परिवर्तित कर देते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब क्या है, इसी के साथ बनती है एक लटकती हुई घाटी। ठीक, यू आकार की घाटी में ही लटकती हुई घाटी बनती है। इस लटकती हुई घाटी का निर्माण किस तरीके से होता है? देखिए, जैसे कोई यू आकार की घाटी बनी, ठीक है, इस तरीके से यू आकार की मान लीजिए घाटी बन गई। ठीक, अब क्या हुआ, इसी में थोड़ी और ऊंचाई पर, थोड़ी सी और ऊंचाई पर एक और यू आकार की घाटी बन गई। देखिए, इस तरीके से मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए यू आकार की घाटी बनी है, ये मैं आपको बना के बताती हूँ। ये बन गई आपकी यू आकार की घाटी। ठीक, और ये जो इसके जो ढाल है यू आकार की घाटी के बहुत तीव्र होते हैं, बहुत सीधे खड़े हुए होते हैं। ठीक, अब इसमें इस ऊंचाई से ना होकर थोड़ी और ऊंचाई से दूसरी यू आकार की घाटी का निर्माण हो जाता है इस तरीके से। देखिए, चित्र से समझिए तो जल्दी समझ में आएगा। ये दूसरी यू आकार की घाटी का निर्माण हो गया। यहाँ से हिमानी मान लीजिए बहती हुई कोई आ रही है और इसने इस ऊंचाई से, इससे थोड़ी और ऊंचाई पर दूसरी यू आकार की घाटी का निर्माण कर दिया और इसमें हिमानी ने प्रवेश। अब ये हिमानी क्या होगी, इतनी आगे बढ़ गई इस घाटी में, ये आगे की ओर बढ़ गई, छज्जा जैसा इस तरीके का ये जो शेप निकल के आया है ये, और यहाँ से ये इस तरीके से सीधी इसमें गिरने लगेगी इस घाटी में। तो ये जो हिस्सा है इसका, ये छज्जा हुआ जैसा लटका हुआ है, इसको हम कहते हैं लटकती हुई घाटी। क्या कहते हैं? लटकती हुई घाटी। ये बात समझ में आ गई। यू आकार की घाटी में ही जो है दूसरी अगर ऊंचाई से कोई घाटी बन जाए और उसका ये जो रूप है, क्योंकि ये ढाल तीव्र है इसलिए ये
लटकती हुई दिखती है कि लटकी हुई है। अगर हम इसको देखें तो हमें लटकी हुई नजर आएगी, साफ नहीं समझ में आएगा। तो ये होती है आपकी लटकती हुई घाटी। ठीक, इतनी बात आप सबको क्लियर हो गई। अब इसके आगे हमें क्या पढ़ना है? शर्क पढ़ना है। शर्क क्या होता है? या आरामदायक कुर्सी। शर्क को हम क्या कहते हैं? एक प्रकार से आरामदायक कुर्सी भी कहते हैं। ठीक, इसका दूसरा नाम ये होता है। शर्क का निर्माण कैसे होता है? देखिए, मान लीजिए कोई पहाड़ी क्षेत्र है इस तरीके से। ठीक, ये एक पहाड़ी क्षेत्र है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हिमानी ने खिसकना प्रारंभ किया, तो इसने इस ऊपर के क्षेत्र को छोड़ दिया। ठीक है, इतना क्षेत्र छोड़ दिया और यहाँ अपर्दन का कार्य यहाँ से प्रारंभ किया है, इस स्थान से। तो धीरे धीरे इसमें अपर्दित करके इसको किस तरीके की शेप दे दी? इस तरीके की। देखिए, ये शेप इसने इसको दे दी। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा था इसने अपर्दित कर दिया। इसके साथ जो हिमानी ने अपर्दन करके इस शेप को इस तरीके, देखिए कुर्सी नुमा आकृति बन गई। और यहाँ पर जो है बर्फ भरी रहती है। ये बर्फ इस हिस्से में, ये जो खाली गड्ढा जैसा इसने निर्माण कर लिया है कुर्सी जैसा, इसमें बर्फ भरी हुई है। और धीरे धीरे ये बर्फ जो है इसको अंदर ही अंदर अपघटित करती जा रही। ठीक है, तो ये जो आकार बन रहा है, ये जो आरामदायक कुर्सी जैसा आकार बन रहा है, इसको हम कहते हैं सर्क। ठीक, इतनी बात समझ में आई? सर्क। और जरूरी नहीं है कि सर्क ये एक ही तरफ से निर्माण हो सकता है ये सर्क इस तरफ से भी निर्माण किया जा रहा हो, इधर से भी कोई बर्फ की हिमानी पिघल रही है और इस तरीके से ये आरामदायक कुर्सी इस तरफ भी बना रही है। ठीक, इस तरीके से निर्माण हो रहा है। यहाँ पर भी ये बर्फ जमी हुई है। ठीक, इस तरीके से। और जम कर क्या करते हैं ये लोग, ये चीज जो है इसको, स्पेस को धीरे धीरे काटते रहते हैं और ये जो है कटता चला जाता है। बीच का हिस्सा बिल्कुल कम रह जाता है और ये गड्ढे नुमा, ये जो आरामदायक कुर्सी नुमा आकृति है, ये बनती चली जाती है। ये कहलाती है आपकी शर्क। ये किसी भी पहाड़ के चारों तरफ से भी बन सकती हैं, दो तरफ से भी बन सकती हैं और एक तरफ से भी बन सकती हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होता है कि जब ये बर्फ पिघलने लगती है, ये क्षेत्र अपघटित होता रहता है। ठीक, और जब ये पिघल कर ये बर्फ यहाँ की खत्म हो जाती है और ये अपर्दन होकर ये आकृति कुछ इस तरीके से बन जाती है। देखिए, इस तरीके से। ठीक, ये आकृति कुछ इस तरीके से बन जाती है। तो ये आपका कहलाता है हॉर्न या सींग। ये देखिए, यहाँ बर्फ पिघल गई, सारी खत्म हो गई। ठीक है, बर्फ अब नहीं रह गई है और ये हिस्सा जो है इसका कम होता चला जा रहा है। ऊपर की ये हिस्सा जो है इस तरीके से टोपी जैसा बच गया है और नीचे का जो है पिघल कर ये सींग जैसा निर्माण हो गया। तो ये आपका कहलाएगा हॉर्न या सींग। ठीक है, तो इतनी बात आप सब समझ गए? सब कुछ भी कठिन नहीं है, अगर थोड़ा सा बस वर्णों का वो है, आप समझिए, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपका आता है, देखिए हॉर्न सींग हमने पढ़ लिया। अब ये हॉर्न सींग का निर्माण होते होते, अब किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में जरूरी थोड़ी ना कि सिर्फ एक ही हॉर्न या सींग का निर्माण होगा। धीरे धीरे ये हॉर्न और सींग का निर्माण इस तरीके से होते जाते हैं। ठीक, ये ठीक, ये कोई पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें इस तरीके से देखने में हमें इस तरीके से जो आकृति बन जाती है, तो इस आकृति को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं आरेत। ठीक, या कंगीनुमा पहाड़ी। ठीक, जैसे कि काफी सारे सींग पास पास बन गए मान लीजिए पहाड़ी की। ठीक, इस तरीके से एक सींग ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। तो इसे जब हम देखेंगे तो कंघे की आकृति कुछ इसी तरीके की तो होती है, उसमें इस तरीके से कांटेनुमा आकृति उभरी हुई होती है। तो ये कहलाती है कंघीनुमा आकृति या आरेत। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसके बाद आपकी आती है मेष शिला या फिर भेड़ जैसी आकृति। ठीक है, देखिए मेन चीज आप लोगों को एक चीज बहुत ध्यान रखनी है, जब भी हम किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उनमें आपको इनसे बनने के तरीके वगैरह नहीं पूछे जाते, सिर्फ ये नाम दे दिए जाते हैं और ये पूछा जाता है कि ये आकृति किस अपर्दनकारी शक्ति के द्वारा बनी हुई है, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि ये अपर्दन से बनी हुई है या निक्षेपण से। तो आपको इन चीजों को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि छोटे छोटे जैसे यू आकार की घाटी और बी आकार की घाटी में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है और यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे बी आकार की घाटी नदी के द्वारा और यू आकार की घाटी हिमानी के द्वारा बनती है। तो अब अपने अगले उस पर आते हैं, मेष शिला। देखिए क्या होता है जब कोई पहाड़ी क्षेत्र है इस तरीके का,
ठीक है, ये पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए इधर से, और ये कोमल क्षेत्र होता है। ठीक, ये ध्यान दीजिए, कोमल चट्टानों का क्षेत्र है। मेष शिला जो आकृति बनती है ये कोमल चट्टानों के क्षेत्र में बनती है। तो क्या होता है, इधर से हिमानी का प्रभाव हुआ। ठीक, ये हुआ हिमानी का प्रभाव, और ये क्योंकि कोमल चट्टाने हैं, हिमानी यहाँ से इस पे ठोकर मारती हुई चलेगी धीरे धीरे करके। तो क्या करेगी, इस पे रगड़ खाती हुई चढ़ेगी इस तरीके से ऊपर। ठीक, यहाँ से हिमानी चल रही है, और ये इसको किस क्रिया के द्वारा, अपघर्षण के द्वारा इस तरफ जब ये चढ़ना शुरू करेगी तो कौन सी क्रिया करेगी, अपघर्षण। ठीक, इसमें खिसक खिसक कर चढ़ेगी। ठीक, इसमें वजन ज्यादा होगा तो खिसक ही खिसक कर तो चढ़ेगी, और ये अपने साथ अपर्दित करती रहेगी। ठीक, अपर्दन करने के बाद क्या करेगी, जब ये यहाँ पर, जब ये ढाल पर उतरना प्रारंभ करेगी, क्योंकि ढाल पर जो है इसका वेग है तीव्र हो जाएगा। ठीक है, इसका वेग तीव्र हो जाएगा तो तेजी से नीचे उतरेगी। तो इसके रास्ते में जो भी चीज आएगी उसको वो प्लकिंग करती हुई या उत्पाटन उखाड़ती हुई चली जाएगी। तो क्या होगा, ये हिस्सा जो है आपका खुरदरा होता जाएगा। भाई यहाँ से कोई चीज हट गई तो ये उबड़ खाबड़ हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पर हिमानी को ठेस लगी, यहाँ पर चीज पैसी होगी, तो ये हिस्सा इस तरीके से उबड़ खाबड़ होता चला जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। जब ये हिस्सा उबड़ खाबड़ होता चला जाएगा और ये हिस्सा जो है आपका वैसे ही रहेगा, खुरदरा थोड़ा सा हो जाएगा, लेकिन इसके जैसा उबड़ खाबड़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अपघर्षण की क्रिया घिसट घिसट कर चल रही है, और यहाँ पर जो है प्लकिंग करती हुई यानी हटाकर चल रही है। तो ये भेड़ के जैसे, जैसे भेड़ की पीठ दिखती है वैसी कुछ आकृति बन जाती है। ठीक, हिमानी के द्वारा वैसी आकृति बन जाती है। तो ये आपकी कहलाती है मेष शिला। ठीक है, मेष मतलब भेड़ और शिला मतलब जो चट्टान है। तो ये समझ में आया। इधर से चढ़ेगी तो अपघर्षण करती हुई चढ़ेगी, जब उतरेगी तो वेग के कारण क्या होगा, उत्पाटन की क्रिया यानी उखाड़ने की क्रिया करेगी। तो इधर की जो चट्टान है वो खुरदरी होती जाएगी, यानी उबड़ खाबड़ जैसी आकृति बन जाएगी। तो ये कैसी नजर आएगी, भेड़ की पीठ जैसी आकृति जो है वो नजर आएगी। तो ये आकृति हो गई आपकी मेष शिला। ठीक, इसके बाद आपका आता है नूनाटक। क्या आता है, नूनाटक। नूनाटक में क्या होता है कि कहीं भी बर्फ का काफी विस्तृत क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक, बर्फ की एक तरीके से चादर फैली हुई है, तो वो भी चादर फैली हुई, लेकिन अपघर्षण और उत्पाटन जैसी क्रियाएं, अपर्दन निक्षेपण जैसी क्रिया उस हिमानी में भी हो रही है। तो धीरे धीरे कर क्या होता है, मान लीजिए किसी क्षेत्र में ये क्षेत्र है। ठीक है, इस क्षेत्र में बर्फ फैली हुई है पूरे क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र में कहीं पर कोमल चट्टानें भी होंगी, कहीं कठोर चट्टानें भी होंगी। तो जो कोमल चट्टानें होंगी हिमानी के द्वारा वो अपर्दित हो जाएंगी, लेकिन कठोर चट्टानें अपनी जगह पर ही सीमित रहेंगी। ठीक, तो ये क्या होता है, इस तरीके की आकृति इन क्षेत्रों में कहीं कहीं देखने को मिल जाती है। तो इन क्षेत्रों, इसको हम क्या कहते हैं, इन आकृतियों को हम कहते हैं, इस तरीके की आकृतियों को नूनाटक। ठीक, किसी क्षेत्र में अगर बर्फ की चादर फैली हुई है और वो अपने कार्य अपर्दन को कर रही है, तो उसमें क्या होता है कि कोमल चट्टानों का अपर्दित हो जाती हैं और कठोर चट्टानें अपना स्थान बनाए रखती हैं। तो वो इस तरीके की आकृतियां दिखाई देती हैं। इन आकृतियों को हम कहते हैं नूनाटक। इसके बाद आपकी लास्ट आकृति है हिमसोपान। हिमसोपान में क्या होता है, हिमसोपान में किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में जब भ्रंश पड़ जाते हैं, भ्रंश का मतलब होता है दरार। ठीक, जब भ्रंश पड़ जाते हैं तो वो सोपान जैसे सीढ़ी कहना चाहिए वैसी आकृतियां धारण कर लेते हैं। देखिए बताते हैं हम आपको इस तरीके से। ठीक, मान लीजिए कोई पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें क्या हुआ कि भ्रंश पड़ गए, एक भ्रंश यहाँ पड़ा, एक यहाँ पड़ा, एक यहाँ पड़ा, इस तरीके से कई भ्रंश पड़ गए और ये जो है सीढ़ी नुमा आकृति बन गई। ठीक, और इन सारी चट्टानों की जो घनत्व है वो अलग अलग है, तो कोई ज्यादा नीचे दब जाएगी, कोई कम नीचे दब जाएगी। ठीक, इन्हीं पर क्या होता है कि जब ये हिमानी जो है प्रवाहित होती हुई आती है, ठीक, तो वो इनको का विशाल रूप धारण कर देती है। ठीक, क्योंकि हिमानी के प्रभाव से क्या होता है, इनका जो है अपर्दन प्रारंभ होता है और अपर्दन के द्वारा इसको ये इन आकृतियों को इस तरीके से गोल करती जाती है, इस तरीके से। ठीक है, जब इनको इस तरीके से गोल करती हुई जाती है तो ये ऐसी बड़ी बड़ी सीढ़ियां, बहुत इनकी क्या कहते हैं ऊंचाई होती है और ये काफी क्षेत्र में विकसित हो जाती हैं। तो ये दैत्याकार सीढ़ी भी कहते हैं। ये इस तरीके से कुछ विकसित हो जाती, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये गोलाई लिए हुए
क्योंकि बर्फ इन पर पड़ रही। पहले ये भ्रंश पड़े, भ्रंश के बाद ये तिकोनी थी, तो फिर ये जब इस पर ये हिमानी चली तो ये इसको अपरदित करती हुई चली, तो इनको ये गोल करती हुई बड़ी बड़ी सीढ़ी नुमा आकृतियों के रूप धारण कर लेती हैं। तो इसे हम कहते हैं हिम सोपान, यानी बर्फ के द्वारा बनाई हुई सीढ़ियां। तो ये सारी आकृतियां आज मैंने अपर्दन के तहत जितनी भी आकृतियां हो सकती थी मैंने वो आपको बताई। तो और आशा करती हूँ कि आप सबको ये समझ में भी आई होंगी। और अगले वीडियो में हम अपर्दन के निक्षेपण से बनने वाली आकृतियां हैं उसके कार्य पढ़ेंगे। और तब तक आप इसको पढ़िए, समझिए, और कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।